सो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का हम लोग एक लेक्चर ले चुके हैं। तो उसमें हम लोग नॉर्मल कौन कौन सा पढ़ा है देख लेते हैं। पहले प्रिंसिपल एंड बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या है वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हाँ वो देख चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेने का एक ही उद्देश्य है सिर्फ कि क्योंकि इस चैप्टर से तुम्हारा ये चैप्टर और एक है तुम्हारा एप्लीकेशन, ये दोनों से मतलब तुम्हारा लगभग 8 क्वेश्चन आता है, समझ सकते हो। 4 × 8 32 मार्क्स। पता है 32 मार्क्स से रैंक का कितना डिफरेंस आ जाता है। तो मेरा नीट का प्रिपरेशन मैंने कैसे पढ़ा था तो उसी हिसाब से तुम लोग का भी समझने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखो कौन कौन सा लाइन है। उससे पहले टूल्स ऑफ रिकमेंडेड डीएनए टेक्निक से पहले उससे पहले हमने थोड़ा छूट गया था ये, तो ये भी देख रहे थे हम लोग कि यहाँ पे तो थोड़ा सा पोर्शन छूट गया था यहाँ पे। तो ये देख लेते कि क्या क्या था। तो क्या था यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। When DNA is transferred into Escherichia coli, a bacterium closely related to Salmonella typhi, it could replicate using the dehoused DNA polymerase। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग का जो Escherichia coli है तो उसमें हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। कहाँ से? साल्मोनेला टाइफी में जो हम लोग को मिला था रिकॉम्बिनेंट, वहाँ से जो हम लोग को क्वारंटीन मिला था डीएनए, उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। तो उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं अभी? ई कोलाई में। अभी पूछ सकते हो कि ई कोलाई में क्यों? मेरे को पता है बहुत सारे लोगों ने भी ध्यान भी नहीं दिया, कितना पता नहीं कितना बार पढ़ चुके हुए चैप्टर। लेकिन देखो एक चैप्टर है मैं जो बताने वाला हूँ तुमको कि वो पॉइंट कौन सा है। देखो वो है तुम्हारा क्लोजली रिलेटेड। क्यों इसार्चिया कोलाई में ही क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं? क्योंकि क्लोजली रिलेटेड है। अगर तुम्हारा क्लोजली रिलेटेड नहीं होगा तो उसका जो एंजाइम है जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज हो गया ई कोलाई का तो यूज़ ही नहीं कर पाएगा। और सबको पता है हम लोगों को कि अगर हम लोग ट्रांसफ़र किया, अगर तुम्हारा वेक्टर को अगर तुम्हारा वहाँ पे रेप्लिकेट करना है तो सबसे ज़रूरी क्या है तुम्हारा कि वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ कर पाए। क्योंकि डीएनए को रेप्लिकेट करने में के लिए क्या चाहिए? डीएनए डिपेंड डीएनए पॉलीमरेज। तो ये तब कर पाएगा तो दोनों क्या होगा? क्लोजली रिलेटेड होगा। तो देखा कितना खतरनाक लाइन हो सकता है। तो वैसे तुम्हारा क्या बन सकता है? असर्शन रीजन। तो असर्शन क्या आएगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर्ड इनटू इचर्चिया कोलाई ई कोलाई फ्रॉम सल्मोनेला। रीज़न क्या होगा? क्यों? क्योंकि बोथ ई कोलाई एंड सल्मोनेला आर क्लोजली रिलेटेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो तुम ये पढ़ रहे हो तो तुमको यहाँ से अगर क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अभी तो आया नहीं लेकिन आ गया ना, बहुत गंदा फंस सके यहाँ से। उसके बाद देखो कि एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग। हाँ सिंपली समझ लो कि क्लोनिंग का मतलब क्या है तुम्हारा कि मल्टीपल कॉपी बनाना। जैसे हम लोग की जेरोक्स, हम लोग जब जेरोक्स करते हैं तब क्या होता है कि जो पेपर हम लोग को जेरोक्स करना होता है एज इट इज़ उससे मल्टीपल कॉपी बन जाता है। तो सेम तुम्हारा क्लोनिंग भी ऐसे होता है। तो यहाँ पे मैं किसका क्लोनिंग कर रहे, किसका जेरोक्स बना रहे? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का। कहाँ पे? ई कोलाई के अंदर। अभी ई कोलाई ही क्यों? एक तो पता चल गया क्लोजली रिलेटेड है, वो बाकी बाद में पढ़ेंगे और क्यों करते हैं। उसके बाद देखो कि सपोज यू कैन हैंस इन्फर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। अभी इंपॉर्टेंट है क्या यहाँ पे कि जेनेटिक कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म का अगर जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो तुमको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन। हम लोग को उस डीएनए को आइडेंटिफाई करना है जो हम लोग को डिज़ायरेबल है, जिसको हमें ज़रूरत है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। उसके बाद क्या करेंगे? हमें डीएनए मिल गया, अभी क्या करेंगे? हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे किसी होस्ट पे। उसके बाद मैं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग होस्ट पे भेज दिया, पता नहीं वहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मल्टीप्लाई नहीं कर तो क्या फ़ायदा? तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो ऐसे मेंटेनेंस होना चाहिए कि वो उसके अंदर होस्ट के अंदर जाके मल्टीप्लाई भी हो और तुम्हारा डीएनए का क्या हो? प्रोजेनी भी बन पाए। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे इन 3 प्रोसेस को कि जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चाहिए? तो क्या कैसे याद करोगे? देखो आईडी इन मेंटेनेंस। आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन, इन मतलब इंट्रोडक्शन और मेंटेनेंस तो पता ही है, मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, उसके बाद है तुम्हारा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर कोई भी चीज़ को तुमको रिकॉम्बिनेंट बनाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है? तो क्या क्या है? देखो एक तो तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज चाहिए,
उसके बाद लाइगेस, उसके बाद वेक्टर, उसके बाद ऑर्गेनिज्म। ये सिंपल पढ़ा। अभी याद कैसे रखते देखो, सबसे पहले हम लोग को फॉरेन डीएनए से अगर बाहर लाना है डीएनए को, तो क्या करें, काटेंगे। काटने के लिए क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे पहले होगा तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकेंड, अगर उसको काट के लाया तो जोड़ना भी पड़ेगा फिर वेक्टर में या प्लाज्मिड में। तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए, डीएनए लाइगेज। फिर उसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। उसके लिए उसको फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं, उसको भेजना पड़ेगा तुम्हारा होस्ट में, तो क्या चाहिए, वेक्टर। और उसको कहाँ पे भेजेंगे, होस्ट में, तो होस्ट। तो इस 5 चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तुम्हारा कब ढूंढा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1963, ठीक है। और ये क्या करता क्या है तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्ट कर देता है किसको, ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफाज इन इकोलाई। तो इकोलाई के अंदर क्या होता है तुम्हारा, बैक्टीरियोफाज का ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है तुम्हारा, जस्ट हमने पहले जो पढ़ा था कि यहाँ पे जो है तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो क्वेश्चन आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्ट द पूछता है यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसमें रेस्ट्रिक्ट का मीनिंग क्या है। तो रेस्ट्रिक्ट का मीनिंग है तुम्हारा, या फिर रेस्ट्रिक्शन मीनिंग है कि वो क्या करता है तुम्हारा, देखो यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपली लिख दिया है कि रेस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म, या फिर तुम क्या बोल सकते हो, रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज। क्यों, बैक्टीरियोफाज क्या करता है तुम्हारा, वायरस होता है जो कि अटैक करता है किसमें, बैक्टीरिया में, इसीलिए इसको पता है बैक्टीरियोफाज। तो अभी तुम लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि हम लोग जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इकोलाई के अंदर होता है, वो डीएनए को काटता है, तो फिर खुद का जो इकोलाई का डीएनए है उसको क्यों नहीं काटता है। उसको बहुत देखो सिंपली आ सकता है ना क्वेश्चन। तो वो देखो काम कैसे करता है तुम्हारा, पहले क्या करता है, सपोज ये तुम्हारा ये इकोलाई है, इकोलाई के अंदर ये तुम्हारा खुद का डीएनए है और ये तुम्हारा प्लाज्मिड है, और तुम्हारा प्लाज्मिड क्या बनाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाता है। तो एंजाइम क्या करता था कि पहले खुद को मिथाइलेशन कर देता था, मतलब मिथाइल ग्रुप जुड़ देता था खुद का जो क्रोमोसोम है उस पर। तो मिथाइल ग्रुप जुड़ने से क्या होता है कि ये जो तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये काम नहीं कर पाता है, तो उससे क्या होता है, खुद का डीएनए बच जाता है। लेकिन जो तुम्हारा बैक्टीरियोफाज आ गया था उसका डीएनए को क्या करता है, कट कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखो वो लिखा हुआ देखो, मिथाइल ग्रुप होता है डीएनए ऐड कर देता है, वाइल आधार को क्या करता है तुम्हारा डीएनए कट कर देता है। तो इसी को बाद में हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन। हमें यहाँ से असर्शन क्या बन सकता है तुम्हारा कि रेस्ट्रिक्शन एंड, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा क्या असर्शन क्या आएगा तुम्हारा कि तुम्हारा जो फॉरेन डीएनए है उसको काट कर देता है, लेकिन खुद का जो डीएनए उसको नहीं काटता है। रीज़न ये है कि खुद का जो डीएनए है उसमें क्या करता है, वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखो कि फास्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था तुम्हारा, HindII। अभी क्वेश्चन आ सकता है वाई HindII, फास्ट तो HindI होना चाहिए। देखो रीज़न ये है कि जो तुम्हारा HindI था, तो HindI एक्चुअली क्या उसका इतना ज़्यादा फंक्शन था नहीं, तो उसका कैरेक्टराइजेशन करने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन HindII को HindI से पहले फंक्शन क्या बोले कैरेक्टराइजेशन हो गया था, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, HindII को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। उसका देखो वॉज फंक्शनिंग डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड। तो तुम्हारा जो HindII है वो काम कैसे करता है, तुम्हारा कोई भी एक स्पेसिफिक तुम्हारा डीएनए होगा, डीएनए सीक्वेंस होगा, तो उसी को तुम्हारा क्या करेगा, उसी डीएनए में तुम्हारा कट करेगा, ठीक है। तो कट कैसे करते देखो, और वो आइसोलेट क्या था, एयर कैरेक्टराइज कब किया था तुम्हारा, 5 साल बाद। देखो मेरे को पता है, बहुत सारे सबको पता है कि फास्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HindII है, लेकिन कैरेक्टराइजेशन कब किया था बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। वो देखो क्या है, 5 years लेटर, 5 साल बाद उसका डिस्कवरी से। उसके बाद HindII जो है ऑलवेज कहाँ पे कट करता है, 6 बेस पेयर। तो अगर तुम्हारा HindII सिर्फ वही पे कट करेगा जहाँ पे तुम्हारा 6 बेस पेयर होगा, और एक तो उसका क्या होगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। तो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है वहाँ पे तुम्हारा टोटल कितना बेस पेयर होता है, 6। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना होता है। तो लोग यहाँ पे गलती करने के चांस है, कितना साल बाद क्या था डिस्का कैरेक्टराइज, और कितना बेस पेयर होता है। उसके बाद देखो कि हम लोग जो HindII है तो पता चला हाँ स्पेसिफिक तुम्हारा रिकॉग्निशन साइट होता है जहाँ पे कट करता है। उसके बाद देखो कि HindII जो है उसका HindII वी नो मोर देन 90 रेस्ट्रिक्शन टाइम। बिसाइड HindII के अलावा हाँ HindII के अलावा हम लोग के पास प्रेजेंट में अभी टोटल कितना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अराउंड 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है।
और ये कहाँ से आइसोलेट किया गया, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से स्ट्रेन किया। स्ट्रेन का मतलब पता है ना, सेम स्पीसीज होता है बैक्टीरिया का लेकिन अलग अलग फॉर्म होता है। जैसे कि कोरोना के टाइम में क्या हुआ था कि सेम कोरोना वायरस बार बार उसका क्या होता चेंज हो रहा था। वो चेंज क्यों होता था, म्यूटेशन की वजह से। पता है ना तुमको कि बैक्टीरिया में क्या होता है, तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली आरएनए होता है। तो आरएनए में तुम्हारा क्या होता है, सेकंड पोजीशन में ओएच ग्रुप होता है। ओएच बहुत अनस्टेबल होता है, तो इसकी वजह से बहुत जल्दी तुम्हारा चेंजेस होता रहता है। तो इसी तो अलग अलग फॉर्म है ना, सेम वायरस है, अलग अलग फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। उसके बाद लिखते हैं कि कन्वेंशन फॉर नेमिंग। हाँ, अभी और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो हम लोग एंजाइम है, एंजाइम का हम लोग नाम कैसे रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इको R1 से समझाता हूँ। यहाँ पे जो इको R1 है, तो सबसे पहले जो एक लेटर होता है ना, वो कहाँ से आता है, तुम्हारा जेनस से। बाद में जो 2 लेटर थे, वो बाद में एक नहीं, उसके बाद जो 2 लेटर है वो कहाँ से आता है, तुम्हारा स्पेसिस से। और उसके बाद जो आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारे कहाँ से, स्ट्रेन से। और लास्ट में जो रोमन नंबर आता है वो कहाँ से आता है, तुम्हारा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ सिक्वेंसिंग, कि कब सिक्वेंसिंग किया था। देखो क्या लिखा है कि फर्स्ट लेटर कहाँ से आता है, जेनस से। सेकंड 2 लेटर्स स्पेसिस से, कि कौन सा स्पेसिस प्रोकैरियोट्स का है। और ये इंपॉर्टेंट कि इको R1 कहाँ से आया था, तुम्हारा इको RY13। ये अराउंड आई थिंक 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इको RI कहाँ से, R1 कहाँ से आया, तो इको RY13 से। ठीक है, उसको देखो इको R1 लेटर में जो R है वो कहाँ से डेराइव हुआ, सेम नेम ऑफ द स्ट्रेन से। और रोमन नंबर क्या है तुम्हारा, नेम इंडिकेट ऑर्डर इन हुई द एंजाइम वर आइसोलेटेड, कि कब वो आइसोलेट किया था उस स्ट्रेन से, फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक्चुअली वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक क्लास है, लार्ज क्लास है। उस क्लास का नाम क्या है, तुम्हारा न्यूक्लियस। तो उस लार्ज जो क्लास है तुम्हारा न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस का ही तुम्हारा और 2 क्या है, अलग अलग तुम्हारा डिफरेंट फॉर्म है। एक है तुम्हारा एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा है तुम्हारा क्या, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे नाम एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस क्यों आया वो भी देखते। देखो ऐसे तो आएगा नहीं, कुछ तो रीज़न होगा। तो एक्सोन्यूक्लियस का क्या होता है तुम्हारा, कि वो रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। डीएनए को जो एंड है ना, सपोज ये है मेरा डीएनए सीक्वेंस, उसका कोई भी एंड में कट करेगा, इसीलिए एक्सटर्नल, इसीलिए नाम क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस। तो उस हिसाब से क्या बोल सकते हो कि अगर एंडो है तो कहाँ पे कट करेगा, बीच में कट करेगा। ठीक है, देखो एंड ऑफ द डीएनए वेयर इज एंडोन्यूक्लियस कहाँ पे कटेगा, स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, विद इन द डीएनए है। उसके बाद देखो कि ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है कैसे फंक्शन करता है, इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। पहले क्या करता है, इंस्पेक्शन, मतलब पहले लेंथ को देखता है कि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है या नहीं। अगर स्पेसिफिक सीक्वेंस है तो वहाँ पे उसके बाद कट करता है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम ऐसे करते हैं। उसके बाद जब उसको क्या होता है, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाता है, ये पहले वो बाइंड कर लेता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसके बाद कट करता है दोनों स्टोन को। कहाँ पे, जो तुम्हारा शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, फॉस्फोराइस्टार बैकबोन था, तो वहाँ पे कट करेगा। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन स्पेस, हाँ जो पता था कि जो स्पेसिफिक तुम्हारा सीक्वेंस मिलता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारा इको R1 है, ये भी तुम्हारा क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। वो कहाँ पे कट करता है, जो ये क्वेश्चन आ सकता है, G और A, जो तुम्हारा ये इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा सीक्वेंस क्या है, GAATTC। कहीं पे भी अगर ये सीक्वेंस दिख गया तो वहाँ पे तुम्हारा कौन कट करेगा, इको R1 कहाँ कटेगा, कहाँ पे तुम्हारा, जहाँ पे तुम्हारा G और A है, तो उन दोनों के बीच में कट करेगा, और कहीं नहीं कटेगा, सिर्फ G और A के बीच में कटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो वेक्टर्स का डीएनए है और हम लोग का जो फॉरेन डीएनए है, दोनों का हम लोग सेम एंजाइम से कट करते हैं, ताकि दोनों में जो सीक्वेंस बनेगा वो सेम बनेगा। और दोनों स्टिकी बन रहा है, क्यों, अब स्टिकीनेस का रीज़न क्या है बाद में पढ़ेंगे हम लोग। और स्टिकी दोनों हम लोग क्या करें, दोनों ज्वाइन कौन करता है तुम्हारा डीएनए फ्रेगमेंट को, वो करता है तुम्हारा डीएनए लाइगेज। तो इम्पोर्टेंट है क्या कि इको R1 कहाँ पे कट करता है, बिटवीन G एंड E के बीच में। और जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो कौन सा है तुम्हारा, GATTC। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम का मीनिंग क्या है कि कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो एक वर्ड बनाता है। उस वर्ड को हम लोग जो फॉरवर्ड पढ़ो या फिर तुम बैकवर्ड पढ़ो, दोनों में तुम्हारा सेम वर्ड ही निकलता है। जैसे तुम्हारा मलयालम देखो, तुम मलयालम को इस साइड से पढ़ो MALAYALM, इस साइड से पढ़ो MALAYALM मलयालम, तो तुम दोनों साइड से पढ़ोगे तो सेम आएगा। अभी पता है स्टूडेंट गलती कहाँ पे करता है, उसको क्या लगता है पता है
कि जो तुम्हारा डीएनए का सीक्वेंस है, तो वहाँ पे भी तुम्हारा क्या होगा कि अगर वो दोनों साइड से पड़ेगा तो सेम आएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, लेकिन क्या है उसमें ओरिएंटेशन तुम्हारा सेम होना चाहिए। रीडिंग का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर तुम्हारे यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ रहे हो, जो आ रहा है GATT, तो दूसरे में भी तुम 5 से 3 अगर पढ़ोगे तब तुम्हारा GATT से आएगा। ना कि स्टूडेंट क्या करता है कि GATT से ऐसे पढ़ने से आता है तो ऐसे पढ़ने से भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया कि ओरिएंटेशन ऑफ द रीडिंग सेम रखना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पे 5 से 3 जा रहे हो तो यहाँ से 5 से 3 जाओ, या फिर यहाँ से अगर 3 to 5 जा रहे हो तो यहाँ से भी 3 to 5 आओ, तब तुमको सेम मिलेगा। उसके बाद देखो कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कहाँ पे कट करता है, स्टैंड्स लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो रेस्ट्रिक्शन तुम जो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सेंटर है, तो सेंटर से थोड़ा हटके कट करता है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस से थोड़ा हटके काम करता है, लेकिन दो बेस के अंदर ही कट करता है। अभी पूछोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो बेस के अंदर कट करता है, फिर यहाँ पे क्या लिखा था पहले, कि यहाँ पे लिखा था तुम्हारा कि न्यूक्लियोटाइड के बीच में कट करता है। कहाँ पे था? ये देखो कि तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड में कट करता है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द, ये रहा यहाँ पर क्यों, सेम बात है ना कि तुम्हारा स्पेसिफिक जो जी है तो न्यूक्लियोटाइड भी तुम्हारा स्पेसिफिक होगा, तो इसीलिए तुम यहाँ पे बेस बोलो, बेस पेयर बोलो, या फिर तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड बोलो तो सेम ही है, इतना फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको वो नहीं करना है तुम्हारा कि यहाँ पे अलग अलग क्यों लिखा हुआ है। तो देखो जब तुम्हारा दोनों में कट करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो तुम्हारा क्या बनेगा, दो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस बनेगा। यहाँ पे ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस है ना, ये एक ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस है, ये एक ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस है, ये रहा। और ये ओवरहैंगिंग स्ट्रेच क्या होता है, खुद से जुड़ जाता है। क्यों? क्यों उन दोनों के बीच में क्या होता है, तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हम लोग पता है ना, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता था, 4 बना दिया मैंने, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता था। और ए और टी के बीच में तुम्हारा 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता था। पता है हाइड्रोजन बहुत वीक होता है, तो जैसे बहुत जल्दी टूट जाता है, तो जब बहुत जल्दी फॉर्म भी हो जाएगा। तो इसीलिए अगर यहाँ पे पूछे कि तुम्हारा स्टिकी एंड जो है वो बहुत जल्दी जुड़ कैसे आता है, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है विद द कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट्स। तो यहाँ से आएगा असर्शन रीजन। असर्शन आएगा तुम्हारा कि ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस स्टिकी एंड्स क्या करता है तुम्हारा, वो जुड़ जाता है तुम्हारा, या फिर सॉरी उसको हम लोग स्टिकी एंड क्यों बोलते हैं, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचर आर कॉल्ड स्टिकी एंड बिकॉज स्टिकी इसीलिए कि दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो जो स्टिकीनेस है तुम्हारा वो क्या करता है, तुम्हारा फैसिलिटेट करता है तुम्हारा एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। यहाँ पे और इम्पोर्टेंट कि जो तुम्हारा स्टिकीनेस है वो डीएनए लाइगेज के काम को आसानी कर देता है। क्यों? पहले से स्टिकीनेस है तो पहले से थोड़ा बहुत जुड़ा होगा, तो पहले से ऐसे जुड़ा हुआ है, सपोज से जुड़ा हुआ है, बाद में आके हाइड्रोजन बॉन्ड बाद में लाइगेज आके ऐसे जोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद देखो तो ये लिखा है कि हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तुम्हारा डीएनए फ्रेगमेंट को भी काटते हैं और तुम्हारा फॉरेन डीएनए को भी काटते हैं और वेक्टर को भी काटते हैं। क्यों? अगर अलग अलग करूँगा तो ये अलग जगह अलग सीक्वेंस में काटेगा, यहाँ पे अलग सीक्वेंस में काटेगा, तो बाद में जुड़ने में क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं ताकि यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगा यहाँ पे वही सीक्वेंस बनेगा, तो आसानी से जुड़ना पॉसिबल होगा। वो लिखा कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। समझ गया? तो देखो डीएनए ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। उसके बाद देखो यहाँ पे पता है क्वेश्चन क्या है, ये तो सबको पता है कि ये रिकमेंडेड डीएनए है कि यहाँ पे नया जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे पता है ए बी ऐसा कुछ देके पूछ देगा कि ए क्या है, तो ए क्या है, देखो जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब ई कोलाई का अंदर या फिर कोई होस्ट का अंदर डालते हैं तो तब उसका हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इम्पोर्टेंट है ये ट्रांसफॉर्मेशन, और जिसका अंदर चला गया उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। सिंपल सा है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन को पता है ना कि चेंजेस की क्या चेंजेस है, और ट्रांसफॉर्मेंट की जिसमें चेंजेस हुआ, जैसे कि लोगों का होता है ना कि अभी तुम नीट एस्पिरेंट हो, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारा क्या हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो किसका ट्रांसफर, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो तुम खुद क्या होगे, ट्रांसफॉर्मेंट। और तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे तुम, जिस प्रोसेस से तुम गुजर रहे हो एज ए नीट एस्पिरेंट टू डॉक्टर बनने का, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद तुम्हारा ये है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। ठीक है।